हेलो मेरे बंध्या, आपको शुभ संध्या। आपके सपनों के उड़ान का हम वंदन करते हैं और अल्फा टेक में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो एक बार फिर है मौका लगाने के लिए चौका, क्योंकि इस बार प्रश्न को सॉल्व ही नहीं बल्कि फाड़ के आना है और यूपीपी में झंडा गाड़ के आना है। ठीक है, तो चलिए हम आए हैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर, जो यूपीपी के लिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने टाइप से आते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। इसके बाद हमारी सारी क्लासें डे बाय डे यानी प्रतिदिन यूपीपी के लिए चलेंगी। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का हम सेशन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है ब्रज भाषा है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये हमारे चार ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ब्रज भाषा यानी हमारी पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। और आपको बता दें पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली है जो ब्रज भाषा दिया हुआ है, ब्रज, बांगरू, इसी को हरियाणवी भी कहते हैं। बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। ये आपकी 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में आपकी आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आपकी पूर्वी हिंदी में आती हैं। ठीक है, इसके बाद है आपकी बिहारी हिंदी, जिसमें आपकी प्यारी भाषा यानी हमारी प्यारी भाषा भोजपुरी, हमारी प्यारी बोली भोजपुरी आती है। और साथ में 2 है मैथिली, मगही। ठीक है, चलिए अगला है हमारा ऑप्शन पहाड़ी हिंदी। तो इसमें आती है आपकी कुमाऊनी, मड़ियाली और गढ़वाली। कहीं कहीं आपको पहाड़ी हिंदी में 2 ही बोलियों को माना जाता है, मड़ियाली को नहीं माना जाता है, कुमाऊनी और गढ़वाली ही माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इसको छोड़ दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राचर। तो खड़ी बोली हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसी में आपकी आती है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है खड़ी बोली, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है। ब्राचर में आती है सिंधी, अर्धमागधी में आपकी आती है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है जो हमने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया है। मागधी में आपकी आती है बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी में आपकी कौन कौन सी बोलियां हैं पिछले प्रश्न में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। राजभाषा मतलब हिंदी को संविधान में कब राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो प्रश्न है, ऑप्शन है हमारे 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। तो हमारा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और 14 सितंबर को ही इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है।
प्रश्न यदि आपसे पूछा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस, तो ऑप्शन होगा आपका 14 सितंबर। ठीक है। यदि पूछ दिया पहली बार कब मनाया गया, पहली बार, ऑप्शन होगा 14 सितंबर, तारीख तो यही रहेगी, सन होगा आपका 1953। ठीक है। यदि पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछे, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो ऑप्शन आपका होगा 10 जनवरी। ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्यो रोयान। ये थोड़ा साउथ इंडियन के व्यक्ति लग रहे हैं जैसे उनका नाम है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये 4 है, तो हमारा आंसर होगा ए। आंसर क्या है, ए, बीजी खेर, यानी इनका पूरा नाम है बाला साहेब, बाला साहेब गंगाधर खेर। कहीं कहीं आपको खड़े हुए भी लिखा हुआ मिलता है, इससे आप कंफ्यूजन मत लीजिए। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आप शुरू में ही क्वेश्चन हमने बताया था पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में कौन सी आएगी हमारी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, जो आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। पहाड़ी हिंदी में आपकी आती है कुमाऊनी, मड़ियाली, गढ़वाली। राजस्थानी हिंदी में आपकी आती है, इसको लिख देते हैं। ठीक है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। जयपुरी का ही दूसरा नाम क्या है, ढूंढाड़ी। ठीक है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है। प्रश्न क्या है, उपसर्ग रहित, मतलब ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है यानी विकल्प है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो ध्यान से हम देखेंगे, ऑप्शन ए में भी क्या है, उपसर्ग है, सु। ऑप्शन बी में भी उपसर्ग है, वी। ऑप्शन सी में भी उपसर्ग के साथ साथ संधि भी है। उपसर्ग इसमें है अति प्लस अधिक। ठीक है, इसमें आपकी यड़ संधि है। क्या है, यड़ संधि। बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर होगा। इसमें क्या है, उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या है, गुण संधि है, सुर प्लस ईस। इसमें क्या है, गुण संधि है। सुर हमारा मूल शब्द है, ईस भी हमारा क्या है, मूल शब्द है। उपसर्ग का मतलब होता है कि ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगता है और क्या करे, उसके अर्थ को बदल दे या परिवर्तित कर दे या उसमें कोई न कोई भिन्नता ला दे। तो ये सब क्या है, शब्दांश है, शब्द के अंश हैं और किसी मूल शब्द के आगे लगकर क्या करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं या परिवर्तित करते हैं या कोई न कोई अंतर उसमें ला देते हैं। और इसमें गुण संधि है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है, वह घर से बाहर गया। वाक्य में से कौन सा कारक है, इसमें पूछा है वाक्य में से में कौन सा कारक है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है कर्ता, इसका होता है ने, कर्म इसका होता है को, करण इसका होता है से या द्वारा, और अपादान का भी क्या होता है से, लेकिन अलगाव के पक्ष में।
जब से या द्वारा आए और किसी साधन का बोध कराया, किसका? साधन या माध्यम का, तो वहां पर करण कारक होता है। लेकिन जब यही से अलगाव की बात करें, किसी से अलग होने की या जुड़ाव की, तो वहां पर क्या होता है? अपादान होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो हमारा कारक चिन्ह क्या है? पर। और पूछ रहा है चारपाई में कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता है यदि कारक चिन्ह आप पहचानते हैं तो तुरंत बताएंगे हमारा ऑप्शन क्या होगा? अधिकरण होगा, क्योंकि इसका क्या होता है? में या पर। ठीक है, और संबंध का पता है, इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, संप्रदान का होता है के लिए। करण का आपको पता ही है, से या द्वारा, यानी जब साधन या माध्यम की बात हो। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, अधिकरण कारक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सदा स्त्री मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। इनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें नर या मादा जोड़कर हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन हैं जिनको काट देते हैं, जिसमें क्या है? पुल्लिंग है। गैंडा क्या है? पुल्लिंग है। बाज क्या है? पुल्लिंग है। यदि इनका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो होगा मादा बाज, और यदि इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो होगा मादा गैंडा। ठीक है, चलिए अब बचा हमारे पास मक्खी और मकड़ी। आपको पता ये दोनों क्या है? सदा यानी नित्य स्त्रीलिंग है। इनका बनाते हैं जब पुल्लिंग, तो इनके आगे जोड़ते हैं नर मक्खी, और जब इसके भी आगे इसका पुल्लिंग बनाते हैं तो लिखते हैं नर मकड़ी। लेकिन आपको पता है इसको हम कभी कभी मकड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकड़ा। कभी कभी बताया जाता है कि मकड़ी का स्त्रीलिंग क्या होता है? मकड़ा। ये नित्य नहीं होगा, लेकिन मक्खी का केवल नर मक्खी होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ए। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग चार ऑप्शन दिए हैं, कवित्री, कवित्री, कवित्री और कवित्री। मिला जुला के इसमें आपको वर्तनी भी बतानी थी कि शुद्ध वर्तनी कवित्री की होती क्या है। यदि आपको शुद्ध वर्तनी पता है तब तो ऑप्शन सही लगाएंगे, वरना आपका आंसर गलत जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? कवयित्री। बाकी ऑप्शन आपको क्या है? उलझाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीरस का विलोम शब्द क्या है? नीरस मतलब होता है रसहीन, जिसमें रस न हो यानी आनंद न हो, वो होता है नीरस। और चार ऑप्शन है, रसीला, सरस, विरस, अरस। तो रसीला का भी मतलब होता है जिसमें रस हो, सरस का भी मतलब होता है रस से युक्त, और विरस का मतलब होता है रस युक्त। विरस का मतलब क्या होता है? सरस का मतलब होता है रस युक्त, और रसीला का भी मतलब क्या होता है? रस युक्त। ठीक है, और विरस यानी आपके चार ऑप्शनों में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन शायद सी, डी सही होना चाहिए। सरस का, नीरस का सरस होता है। ठीक है, रस युक्त जिसमें रस हो। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मुख्य का विलोम क्या होगा? मुख्य कहे चाहे प्रमुख कहे चाहे प्रधान, इसका होता है गौड़। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। विमुख का विलोम होता है उन्मुख, प्रतिमुख का विलोम होता है अभिमुख, अभिमुख, और सामान्य का विलोम होता है असामान्य, असामान्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। धनवान का विलोम शब्द है। धनवान मतलब होता है धनी, यानी जिसके पास बहुत सारी ढेर संपत्ति हो। तो धनवान का मतलब जिसके पास बहुत सारे धन हो। इसका उल्टा होगा जिसके पास धन न हो, अर्थात निर्धन, दरिद्र या गरीब। तो इसका अर्थ होता है अकिंचन का। अकिंचन का मतलब क्या होता है? निर्धन, दरिद्र और गरीब, यानी बहुत गरीब। बहुत गरीब, कितना गरीब? बहुत गरीब। ठीक है, क्या होता है? बहुत गरीब होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। किंकर का मतलब होता है गुलाम। बाकी ऑप्शन के बारे में बताते हैं। गुलाम या दास। कंचन का मतलब होता है सोना। और धनाढ़ का मतलब आप लोग जानते हैं क्या है? धनी। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए अकिंचन होता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, मूक का विलोम क्या होता है? मूक का विलोम, मूक मतलब होता है जो कम बोलता हो। इसका विलोम यानी उल्टा होगा, जो अधिक बोलता हो तो उसको बोलते हैं वाचाल। क्या होगा? वाचाल। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो कम बोलता हो उसे मूक करते हैं। ठीक है, बाकी हास्य का करुण होता है विलोम। साप का वरदान और गौड़ का मुख्य होता है। ठीक है, ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, अर्वाचीन का विलोम शब्द है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक या नया। आधुनिक या नया, इसका मतलब, इसका उल्टा क्या बनेगा? नूतन है, नव्य है, प्राचीन है और नवीन। इसका मतलब हमारा आंसर होगा प्राचीन। आधुनिक का प्राचीन। चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राचीन। बाकी सब क्या है? इसके पर्यायवाची। नूतन, नव्य, नवीन क्या है? अर्वाचीन के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। होता है विलोम चुस्त या फुर्तीला। फुर्तीला। शीघ्र का होता है विलंब, मतलब देरी, मंद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज, मल्लिका। तो हमारे पास ऑप्शन है सी। क्या होता है? अंबुज। कमल का अंबुज। अंब मतलब होता है पानी और प्लस ज मतलब जन्मा, अर्थात पानी से जो जन्मा या पानी से जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं? कमल। और एक तरह से आपका क्या है? अंबुज में बहुव्रीहि समास भी। ठीक है, रजनीगंधा एक प्रकार का फूल होता है जो रात में खिलता है। गुलाब आप लोग जानते करते हैं, फरवरी महीना आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक, और बच गया मल्लिका। मल्लिका मतलब होता है महारानी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेली का बैल होना का अर्थ है, ये है आपका मुहावरा। तेली का बैल होना, यानी ऑप्शन है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धर होना। तेली का बैल होने मतलब क्या है? जब आप किसी काम को जी जान से करें, उसी में सब कुछ अपना क्या करे? लगे रहे, तरह से झोंक दे, उसी को बोलते हैं बुरी तरह से काम में लगे रहना। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए सही होगा। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है जो ऑप्शन है, अंतर के पट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। ये चार ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर है लुटिया डूब जाना। क्या होगा? लुटिया डूब जाना। बाकी हमारे तीन मुहावरे जिसका अर्थ होगा अंतर के पट खुलना, मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होना।
ज्ञान प्राप्त होना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना यानी स्वयं का नुकसान करना या स्वयं को हानि पहुंचाना, स्वयं को हानि पहुंचाना। भूत भगाना, भूत भगाना मतलब क्या होता है? भूत भगाना यानी किसी की अस्थायी आदत को छुड़ाना। क्या होता है? किसी की अस्थायी आदत को छुड़ाना, स्थायी आदत को छुड़ाना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती का अर्थ है, काठ की हांडी बार बार नहीं, काठ मतलब क्या होता है? लकड़ी का बर्तन। जिस प्रकार लकड़ी के बर्तन को आप चूल्हे पर बार बार नहीं रख सकते, उसी तरह क्या होता है कि इसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, मतलब बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी, छल कपट का व्यवहार, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, जिसे बोलते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, ये भी क्या एक तरह से कर सकते हैं, कुछ आपकी लोकोक्ति की तरह है। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने का अर्थ है टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। हमारा ऑप्शन डी से हो क्या? नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, मुहावरा लोकोक्ति भी सुनने में अच्छा लग रही है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जैसे आप लोग क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं विद्यालय और काम कोई दूसरा ही करने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप काम के लिए किसी अन्य काम से गए और जाकर वहां पर कोई दूसरा ही काम करने लग गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कुछ ऐसा अगर मिल जाए, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, गलत। उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, गलत। ठीक है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी, ये भी हमारा क्या है? गलत। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, यानी ये आपका आ गया साहित्य से क्वेश्चन, यानी रचनाओं से। सुहाग के नुपुर, ऑप्शन है निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, इनकी एक और रचना है, अमृतलाल नागर की एक और रचना है अमृत और विष, जो कि इनके नाम से मिलती जुलती। अमृत और विष, मानक का हंस। ठीक है, एग्जाम के लिए इसको याद रखिएगा। और निराला जी की रचनाएं जैसे आपकी है अनामिका, जूही की कली, जूही की कली, बिल्लेसुर बकरिहा, बिल्लेसुर बकरिहा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा लिख लीजिएगा। तो मोहन राकेश और है हमारे प्रेमचंद्र। ठीक है, मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, इंसान के खंडहर, खंडहर। ठीक है, मलबे का मालिक। इसी तरह और भी इनकी सारी रचनाएं। ठीक है, प्रेमचंद की रचनाएं तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, गोदान है, गबन है, पूस की रात, मंत्र। ठीक है, मान सरोवर, बहुत सारी इनकी रचनाएं, शतरंज के खिलाड़ी,
मानसरोवर, नमक का दरोगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा कुबेर अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल किसकी रचना है, यानी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है हमारे पास कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। एक इनकी एक और रचना है कूटज, बहुत सारी रचनाएं हैं, कूटज भी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं जानते हैं, चिंतामणि है, मित्रता है, क्या है? चिंतामणि, मित्रता। ठीक है, चिंतामणि है, मित्रता है। ठीक है, कुबेरनाथ राय की रचना है मराल है, कामधेनु है, क्या है? मराल। मराल हंस का पर्यायवाची है। ठीक है, हंस का पर्यायवाची। कामधेनु है। ठीक है, इसके बाद है आपकी गुलाब राय, इनकी रचना है ठलुआ क्लब, क्या है? ठलुआ क्लब। ठीक, ठलुआ क्लब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे क्वेश्चन समाप्ति होने वाले हैं कुछ देर में। ठीक, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। झरना काव्य संग्रह सबको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन है। कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग में 4 कवि जो फेमस हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। यानी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए 3 ऑप्शन हमारे पास है, कुछ रचनाएं इनकी भी देते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी एक रचना है वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, महादेवी वर्मा की है यामा, इसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ इसी पर मिला था। उसके बाद है निहार, निर्जा, रश्मि, और भी रचनाएं हैं, सांद गीत भी है इनकी रचना। ठीक है, इसके बाद सोहनलाल द्विवेदी है, जिनकी रचना है भैरवी, क्या है? भैरवी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। शायद प्रश्न ये होना चाहिए, वह तोड़ती पत्थर। हो सकता है टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया होगा, या हो सकता है एग्जामिनर ने ही जानबूझकर दे दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तो आपको पता है इसके कवि हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, सुभद्रा कुमारी की रचना बताए थे वीरों का कैसा हो वसंत, अभी आपको पीछे बताए थे। महादेवी वर्मा के भी बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद है माखन लाल चतुर्वेदी, इनको एक उपाधि दी गई थी एक भारतीय आत्मा की। ठीक है, इनकी रचना है हिम तरंगिनी और एक है हिम किरीटिनी। हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी। ठीक है, ये इनकी रचना। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा रसिक प्रिया के रचयिता हैं। ऑप्शन है मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। तो कौन है रसिक प्रिया के रचयिता? केशव दास। ठीक है, केशव दास। केशव दास है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसिक प्रिया, शायद क्वेश्चन दोबारा ये लास्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था। रसिक प्रिया कौन थे? केशव दास। ठीक है, बिहारी जी की आप जानते ही, बिहारी सतसई है। दादू दयाल की भी बिहारी लाल की बिहारी सतसई। मलुक दास का एक दोहा बहुत फेमस है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए
सबके दाता राम। कहने का तात्पर्य इन्होंने क्या बताया कि अजगर करे चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है, अजगर सांप आपने देखा है, बहुत हैवी तैवी शरीर में होता है, ठीक है, तो एक ही जगह बैठा रहता है। तो कहने का मतलब क्या, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी जब राम जी देने वाले हैं तो काम करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिस सेट जो 28 प्रश्न का था, यानी 29 प्रश्न का था, जो आज समाप्त हुआ। ठीक है, तो मिलते रहेंगे हम आपको इसी तरह अगली क्लास को लेकर, और हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो जाते वक्त आपसे कहना चाहेंगे कि आपका जो एग्जाम है यूपीपी का, ठीक है, आप लोग इसमें लगे रहिएगा और हार नहीं मानना आप लोगों को है। तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन, एक स्टेटस है कि क्षुद्र हूं तारा ब्रह्मांड सा विराट बनूंगा, क्षुद्र हूं तारा ब्रह्मांड सा विराट बनूंगा, अपनी कलाओं का राजा ही नहीं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।